हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। हमारा ये जो क्लास चल रहा है ये प्रीवियस ईयर 500 क्वेश्चंस का एक सीरीज चल रहा है, जिसमें मैं आपको पिछले जितने भी वर्षों के क्वेश्चन हैं, चाहे वो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो, यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम हो, यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, जेपीएससी का एग्ज़ाम हो, इसके अंतर्गत समाजशास्त्र विषय के से लेकर जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, उसका मैं आप लोग के पास सीरीज़ लेकर आई हूँ। और आशा करती हूँ कि इन 500 क्वेश्चन के माध्यम से आपको समाजशास्त्र के बहुत सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिटेल्स में जानकारी प्राप्त हो जाएगी, तथा वीडियो देखते देखते ही आप लोग इसे बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकेंगे। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने पिछले क्लास में 40 क्वेश्चन तक दिया था, आज से हम लोग 41 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है यानी 41 क्वेश्चन है, वो पूछ रहा है कि प्रत्याशित समाजीकरण किसके कारण घटित होता है। तो ये संदर्भ समूह व्यवहार के कारण घटित होता है। अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि प्रत्याशित समाजीकरण किसे कहते हैं। तो यह एक ऐसा भावी सामाजिक भूमिका से संबंधित होता है जिसमें दायित्वों को, अधिकारों को, मनुष्य की जो अपेक्षाएं हैं, मनोभावनाएं हैं, उस मनुष्य की जो व्यवहार है को सीखने के लिए तथा उसे तैयार करने की जो प्रक्रिया होती है, उसे प्रत्याशित समाजीकरण कहा जाता है। और ये संदर्भ समूह व्यवहार के कारण घटित होता है। ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय ने समाजशास्त्र प्रारंभ किया था। तो बम्बई विश्वविद्यालय में 1914 में सबसे पहले समाजशास्त्र विषय का स्थापना की थी। इसे एक ऐच्छिक विषय के रूप में प्रारंभ किया गया था। फिर वर्ष 1919 में ये समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की गई और उसके जो अध्यक्ष हैं वो हो गए पैट्रिक गिड्स, इसके पहले अध्यक्ष बने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि पिजन सोसाइटी एंड कल्चर पुस्तक के लेखक कौन है। तो पिजन सोसाइटी एंड कल्चर पुस्तक के लेखक है रॉबर्ट रेडफील्ड, और उन्होंने 1956 में इस पुस्तक की रचना की थी। 1956 में समाजशास्त्र के अंतर्गत कथन, समाजशास्त्रियों तथा उनका कथन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है और उनके बुक्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस 500 जो क्वेश्चन का सीरीज है उसमें कुछ कुछ बुक्स को भी ऐड कर दूँ, उनके राइटर का नेम भी ऐड कर दूँ, कुछ कथनों को भी ऐड कर दूँ, और मैं अलग से भी एक स्पेशल सिर्फ समाजशास्त्री तथा उनके कथन को और राइटर तथा उनके बुक्स को एक अलग से वीडियो बना दूंगी, जिससे कि आप लोगों को हेल्प हो सके। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ था। तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में भारत की संसद के द्वारा पारित किया गया एक श्रम कानून था, जिसमें कुशल तथा अकुशल श्रमिकों की दी जाने वाली जो उनकी मजदूरी थी उसको निर्धारण किया गया था। और यह अधिनियम सरकार को विनिर्दिष्ट रोजगारों में कार्य कर रहे कर्मचारियों के लिए न्यूनतम, मतलब मान लीजिए कि जो कंपनी नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, ऐसे लेबर का जो लोग काम करते हैं उन लोगों को न्यूनतम मजदूरी के लिए एक प्राधिकृत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है कि किस अध्ययन में संरचनात्मक तथा कार्यात्मक उपागम का प्रयोग किया गया था। तो ये जो है ये प्रयोग किया गया था रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुगर्स ऑफ साउथ इंडिया में, और इसके लेखक कौन थे। एम श्रीनिवासन, जिन्होंने अपने अध्ययन में संरचनात्मक प्रकारात्मक का उपागम का प्रयोग किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान में जो 73वां संशोधन है, 73वां जो संशोधन है, वो किन वर्गों के आरक्षण के लिए किया गया था। हम लोग को जैसे पता है कि हमारा जो 73वां संशोधन है वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं के लिए। देखिए समाजशास्त्र विषय का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आप लोग को नागरिक शास्त्र के अंतर से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मतलब क्या है कि समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें बहुत सारे विषयों का समावेश होता है। तो इसके लिए हम लोगों को डेली करंट अफेयर्स को अपना मजबूत रखना होगा। कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स है जैसे संविधान का लेकर हो गया, उसके अनुसूचियाँ हो गए, भाग हो गए, ये सब पे हम लोग को पूरे अच्छी तरह से पकड़ रखनी पड़ेगी। और
ये सब चीज़ का फिर ईयर हो गया, कौन सी योजना किस वर्ष लागू की गई, ये सब भी हम लोग को याद रखना होगा। तो आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी मैं आप लोग को धीरे धीरे प्रोवाइड करते जाऊँगी, सिर्फ आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जननी सुरक्षा योजना किस वर्ष से लागू हुई है? तो जननी सुरक्षा योजना जो है वो वर्ष 2000 से लागू की गई है, और ये भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा योजना बनाई गई है, जो 2005 में प्रारंभ किया था। इसके अंतर्गत क्या हुआ था कि गरीबी रेखा से जो लोग नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उन महिलाओं को संस्थागत उनकी जो प्रस्तुति कराने के लिए, उनकी डिलीवरी कराने के लिए 1000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी। अब इसमें फिर चेंज आया है, इसमें डिलीवरी के बाद आपको तुरंत 6500 रुपया मिलेगा, उसके बाद फिर 16,000 रुपया मिलेगा, ताकि उस जो नई माता है उसका खान पान के लिए, नवजात शिशु के खान पान के लिए उसे सहायता मिल सके। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम कब पारित हुआ? तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम ये आपका 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिनियम पारित हुआ था, और ये 2010 में पारित किया गया था। और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, जिसे कि एनजीटी भी बोला जाता है, तो वो इसकी जो स्थापना है भारत के एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण, जिसे कि स्पेशलाइज्ड इन्वायरमेंटल ट्राइब्यूनल बोला जाता है, स्थापित करने वाला दुनिया का यह तीसरा और पहला विकासशील देश बन गया था। इससे पहले केवल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ही ऐसे निकाय की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का जो कार्य था कि देश में जो कृषि कार्य है उसको सही ढंग से किया जा सके, उसकी जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जो चीज़ों की जरूरत पड़ती है, वो सब उसे प्राप्त हो सके। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फिर क्वेश्चन नंबर 50 कि क्वेश्चन नंबर 49, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम वर्ष 2005 में पारित हुआ था, और ये 26 अक्टूबर 2006 से पूरे देश में लागू हो गया। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं कि कौन सा राज्य मादक पदार्थों के लिए उच्चतम खपत के लिए जाना जाता है? देखिए ये सब भी आप लोग को जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, जो कि जानना बहुत ही जरूरी है। तो जो पंजाब है वहाँ पे मादक पदार्थ यानी कि शराब, इस प्रकार की चीज़ों के लिए चरस गांजा बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे खर्च होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, द रिस्क सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है उल्रिक बेक। ऐसा कोई भी ईयर नहीं होगा, कोई भी ईयर नहीं होगा जिसमें आपका बुक्स से लेकर 20 क्वेश्चन ना आए हो। हर यूपी पीजीटी का एग्जाम हो, यूजीसी नेट का एग्जाम हो, या फिर मान लीजिए यूपीएससी का एग्जाम हो, इसमें समाजशास्त्री तथा उसके लेखक के बारे में पूछेगा ही। तो यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग को जैसे देखने को मिल गया कि द रिस्क सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये उल्रिक बेक है, जिन्होंने 1992 में इस पुस्तक की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 52 बोल रहा है कि स्टडीज इन एथोनोमेथोडोलॉजी के जनक, ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये इस पुस्तक के लेखक है हेराल्ड गॉरफिंकल। इस पुस्तक के लेखक कौन है? हेराल्ड गॉरफिंकल। तो उनका कहना था कि एथोनो मेथोडोलॉजी का अर्थ क्या होता है? यह उन विधियों का अध्ययन है जिनका प्रयोग लोग अपने रोजमर्रा के सामाजिक जीवन के अर्थों और व्यवस्था की रचना करने के लिए करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देव निदर्शन पद्धति से चयनित निदर्शन की क्या विशेषता है? तो यह, इसका आंसर होगा यह प्रतिनिधि होगा। तो यह जो विधि है किसी समग्र में पूरे रूप में प्रत्येक इकाई की प्रतिदर्श में सम्मिलित किए जाने के समान अवसर देती है। देव चयनित्र के लिए लॉटरी विधि, रैंडम अंक विधि, कार्ड विधि, ग्रिड विधि आदि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण सम्मेलन रियो
92 मुख्यतः किस पर केंद्रित था? तो ये प्रोत्साहन योग्य विकास पर केंद्रित था। हम लोग को जैसे पता है कि रियो डी जेनेरो में जो 1992 में सम्मेलन किया गया था, ये पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन था। और इस शिखर स्तरीय बैठक में इन बातों के साथ साथ एजेंडा 21 को भी अंगीकार किया गया था, जो बाद के वर्षों में सतत विकास को बढ़ावा देने की दिशा में वैश्विक रूप से कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि तथ्य संकलन का प्राथमिक स्रोत कौन सा है? तो तथ्य संकलन का प्राथमिक स्रोत है उत्तरदाता से सीधा साक्षात्कार। अब तथ्य संकलन मतलब डाटा कलेक्शन, क्या बोल रहा है कि प्राथमिक डाटा स्रोत या फिर रॉ जानकारी, एक मोटा मोटी जो हम लोग जानकारी रखते हैं, और फर्स्ट हैंड जो प्रमाण होता है, इस प्रकार की जानकारी हम लोग कैसे करते हैं? सर्वेक्षण के द्वारा, अवलोकन के द्वारा, प्रयोग के माध्यम से, सीधे प्रथम स्रोतों से हम लोग को जानकारी हासिल करनी होती है। द्वितीयक डाटा स्रोत जो होता है वो उपयोगकर्ता के अलावा किसी अन्य द्वारा एकत्र किया गया डाटा से संदर्भित कार्य होता है, यानी डाटा पहले से उपलब्ध है और फिर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा जो विश्लेषण किया जाता है। जैसे मान लीजिए हम लोग कोई किताब के माध्यम से, कोई पत्रिका के माध्यम से, समाचार पत्र के से माध्यम से जो हम लोग कार्य करते हैं, उसे तथ्य संकलन का विधि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किसने ग्रामीण और शहरी भारत में परिवर्तनों को मूल्यांकन करने में परंपराओं का वर्गीकरण किया है? तो ये एस.सी. दुबे ने भारत में परंपराओं को 6 स्तरों पे वर्गीकरण किया है, जिसमें से प्रत्येक को ग्रामीण और शहरी संदर्भों में परिवर्तन का मूल्यांकन करना होता है। तो जो पहला स्तर होता है वो शास्त्रीय परंपरा होती है, द्वितीय स्तर होता है उभरती हुई राष्ट्रीय परंपराएं, तृतीय स्तर होता है क्षेत्रीय परंपराएं, चौथा स्थानीय परंपराएं, पांचवा पश्चिमी परंपराएं, एवं जो 6 नंबर का होता है वो सामाजिक समूह की स्थानीय एवं संस्कृति परंपराएं होते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 57 देखते हैं कि समाज शास्त्र सामाजिक भौतिकी है, यह कथन किसका है? तो यह कथन अगस्त कॉम्ट का है। हम लोग को जैसे पता है कि अगस्त कॉम्ट को समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है, और उन्होंने 1838 में सोशियोलॉजी शब्द को कहा था। तो इसके पहले उन्होंने क्या कहा था कि जब वे औद्योगिक क्रांति हुई तो वहाँ का जब वो अध्ययन करने के लिए गए तो वहाँ पे वो देखे कि समाज में ऐसी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। तो इसके लिए उन्होंने सबसे पहले सामाजिक भौतिकी विषय का कहा, लेकिन बाद में उसे फिर चेंज कर दिया कि समाजशास्त्र बोला गया, क्योंकि भौतिकी मतलब क्या होता है कि फिजिक्स, उसमें क्या होता है कि तथ्य जो होते हैं वह कभी परिवर्तन नहीं होते हैं, लेकिन क्या समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत तथ्य नित्य नहीं परिवर्तन होते हैं, इसलिए फिर सामाजिक भौतिकी को समाजशास्त्र नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सामाजिक दर्जा का क्या अर्थ होता है? तो यह होता है समूह में व्यक्ति का स्थान। सामाजिक दर्जा का अर्थ है कि समूह में व्यक्ति का जो स्थान है, सामान्यता, उसकी जो परिस्थिति है, उसका जो पद सोपान है अथवा अधिक्रम का जो भाव निहित है होता है, वो किस पर निर्भर होता है? उच्च नीच की भावना पर, संस्तरण पे, एवं सम्मान का जो भाव होता है उस पर निर्धारण होता है। तो ये जो विभिन्न परिस्थितियों का जो योग है उसे सामाजिक परिस्थिति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन, निम्न वर्ग संस्कृति का उदाहरण उप किससे है? तो ये है आपका उप संस्कृति से इसका उदाहरण होता है कि किसी समाज की संपूर्ण जो संस्कृति होती है उसका किसी एक भाग को उप संस्कृति कहा जाता है। तो जो मुख्य संस्कृति से किन्हीं बातों, जैसे मान लीजिए भाषा, रीति रिवाज, मूल्य, सामाजिक मानदंड और जीवन शैली से भिन्न होता है, उसे उप संस्कृति के अंतर्गत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 हम लोग देखते हैं, किसने भूमिकाओं को संबंधात्मक भूमिका एवं गैर संबंधात्मक भूमिका के रूप में वर्गीकरण किया है? तो यह S.F. नोडल के द्वारा किया गया है। 2 भागों में से भूमिकाओं का वर्गीकरण किया है, कौन कौन सा? संबंधात्मक एवं गैर संबंधात्मक भूमिकाओं के रूप में। तो आज हम लोग 60 क्वेश्चन तक हम लोग यहाँ पे कंप्लीट किए, और मुझे ये पूरा विश्वास है कि मेरे द्वारा जो क्वेश्चन बताए गए हैं ये आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे आने वाले नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए। कल हम लोग नेक्स्ट 61 से लेकर 80 क्वेश्चन का सीरीज करेंगे। थैंक यू।